हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारत एवं विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सबको हम लोग कवर करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, आज से ये शुरू हो रहा है पार्ट 1। दोस्तों, इसके अलावा भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइंस के और करेंट अफेयर्स के भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर जो बीपीएससी 67वीं का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बुक में तो देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग जितने भी काट छाट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सबको अपने वीडियोज में लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से उसे रिवीजन कर सके और जो कुछ नया है उसे आप लोग नोट कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस ज्योग्राफी पार्ट 1 वीडियोस के अंतर्गत। दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बागमती और कमला नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से, और ये बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, बिहार की उत्तर नदियों में कोसी, बागमती, कमला ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ऐसा बिहार में मान्यता है कि कोसी नदी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहाँ पे फसल नहीं होता, लेकिन जिस रास्ते से कमला नदी गुजरती है, ठीक है, उस क्षेत्र में उपज दुगनी हो जाती है। ऐसा थॉट्स है लोगों का। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेपाल। भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है बागमती और कमला नदियों के तटबंध के लिए? तो नेपाल को। ठीक है, एक सेकेंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहेगा। जी, ये हो गया नेपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरावा और सेंतिली जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हम लोग जानते हैं कि जनजातियों से रिलेटेड ना एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो जरावाई और सेंथिलीज ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, ये कर्क रेखा से क्वेश्चन अगर एग्जाम में न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि आप लोग बहुत सारे ट्रिक के साथ इसे याद करते हैं, पर चलिए मैं बस आप लोगों को सिंपल तरीका बताती हूँ कि पश्चिम से पूरब की तरफ मैप को याद कीजिए कि पश्चिम से पूरब की तरफ। और देखिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो ज्योग्राफी का नक्शा चाहे वो भारत का हो या विश्व का हो, कम से कम याद तो होना ही चाहिए, आपके दिमाग में तो छपा होना चाहिए नक्शा। ठीक है, मैप। तो मैप में हम लोग भारत का देखते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो राज्य आता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कर्क रेखा। पहले होता है राजस्थान, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। हो गए ना 8 राज्य? फिर से आप लोग याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आठ राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत से होके गुजरती है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। और अगर ये पूछे कि मानक रेखा जो देशांतर रेखा है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? तो ये दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का जो क्रम है वो है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पगलाड़िया बांध
परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि ये पगलड़िया बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ये पगलड़िया बांध जो है ये असम राज्य में, और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है पगलड़िया, उसी नदी पे ये अवस्थित है। और हम लोग ये जानते ही हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? म्यांमार से आती है, और म्यांमार में इसको सांपों की नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को कभी पूछे कि सांपों की नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा को। कहाँ में? तो म्यांमार में। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? कभी कभी आजकल जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं ना, तो वो बहुत डीप में जाके पूछ रहे हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। अगर ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो उसमें ऑप्शन इतना फंसाने वाला पूछ दे रहा है, तो इसलिए आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये टर्म है पीपावाव, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भारत का पहला निजी बंदरगाह। कौन है? भारत का पहला निजी बंदरगाह, जो कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? हम लोग जानते हैं कि मानसून, जिसको दक्षिण पश्चिम से आता है ये वर्षा, तो ये सभी राज्यों में होता है, लेकिन तमिलनाडु, जी, ये जो तमिलनाडु है यहाँ पे शीतकालीन उत्तर पूर्वी वर्षा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह अवस्थित है? ये जो संस्थान है ना, कि चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दवाइयों का, वृक्षों का, तो ये सबसे भी एक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि चारागाह और चारा अनुसंधान के लिए पूछे अगर संस्थान, तो ये है उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है ना झांसी। जो बच्चे झांसी से होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर ये पूछे कि चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है कटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? तो इन्हें रखा जाता है बागानी फसलों के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? बागानी फसलों के अंतर्गत। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? अभी जो यूपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। उनमें कुछ राज्य का नाम दिया था और उसको दो कथन में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये कॉफ़ी और चाय, ये वाला सब क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग भी जो इससे रिलेटेड राज्य हैं वो सबको ध्यान में रखिएगा। तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा कौन है? तो वो है कर्नाटक। जी, कौन है? कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? हम सब जैसा कि जानते हैं कि भारत की अधिकतर नदियाँ ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मात्र कुछ ही ऐसे नदियां हैं जो जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली इनमें से नदी कौन है? तो वो है गोदावरी। गोदावरी जो कहाँ की प्रमुख नदी है? ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा के भी नाम से जानते हैं गोदावरी को। ये जो कि महाराष्ट्र के नासिक से गुजरती है, वहाँ से निकलती है नासिक से। ठीक है, नासिक में कभी आपने सुना होगा कि कुंभ भी लगता है, तो वो यही गोदावरी नदी के किनारे लगता है। बाकी ये साबरमती जो गुजरात की प्रमुख नदी है, तो साबरमती और ये ताप्ती और नर्मदा ये दोनों मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज से निकलती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है, जो अभी हाल में बहुत चर्चा में है क्योंकि बहुत बाढ़ मचाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेटेरियोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया? देखिए, ये इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा? वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारतीय मौसम विभाग का पुराना नाम क्या था, तो वो था इंपीरियल मेटेरियोलॉजिकल रिपोर्टर।
जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है? इनमें से कौन है दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम? तो वो है गोदावरी। कौन है? गोदावरी। अभी हम लोग कुछ ही पहले देखा था कि गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से बहती है, नासिक से निकलती है। तो नासिक में ये जो है एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से ये, ठीक है, ब्रह्मगिरी, शायद मैं गलत हूँ, ये त्रैबंक पहाड़ी से ये निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक त्रैबंक पहाड़ी है, ये वहीं से निकलती है। कौन? तो गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से निकलती है और जो जाके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों कहाँ गिरती है? ये जाके बंगाल की खाड़ी में लास्ट में गिरती हैं। बाकी ये कावेरी नदी, ठीक है, ये कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक की प्रमुख नदी है। तमिलनाडु में और कर्नाटक की ये सीमाओं पे ये बहती है ये नदी। और कावेरी नदी जो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। और बाकी कृष्णा नदी, कृष्णा भी नदी ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। महाबलेश्वर पहाड़ी जो एक पर्यटक स्थान भी है जहाँ लोग घूमने जाते हैं ज़्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थोरियम, जानते हैं कि थोरियम का उपयोग सबसे ज़्यादा ये बम बनाने में किया जाता है। तो जो थोरियम का उपयोग, थोरियम जो है भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान और केरल में पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान और केरल में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डोल ड्रम क्षेत्र, डोल ड्रम जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के 10 डिग्री अक्षांश तक की जो क्षेत्र है उसको हम लोग डोल ड्रम क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत शांत चलती हैं, ठीक है, शांत प्रवृत्ति की हवाएं होती है डोल ड्रम क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? तो इंडोनेशिया में ये झूम कृषि है, ठीक है, झूम कृषि को ही हम लोग लदांग कृषि के नाम से जानते हैं। अभी ये झूम कृषि क्या है? ये भारत में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान में होता है झूम कृषि। तो ये है क्या? झूम कृषि के अंतर्गत जो पहले से झाड़ियाँ या वनस्पति या कुछ वृक्ष उगी हुई हैं उन्हें काट कर और लोग फिर उसको खेती योग्य जमीन बनाते हैं, ठीक है, और उस पर कृषि करते हैं, उसी को बोलते हैं झूम कृषि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम, कोयला, ये सब ज़्यादातर अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। ये जो आग्नेय चट्टान है ना, ये जो ज्वालामुखी निकलता है उसमें से जो लावा निकलता है वो लावा कई 100 वर्षों के बाद जब ठंडा हो जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे एक ठोस चट्टान के रूप में रूपांतरित होता है, उसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। और ये अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान दोनों बहुत वर्षों के बाद, समझ लीजिए 100-200 वर्षों के बाद जब ये रूपांतरित होते हैं उसी को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड भी कहा जाता है? तो मध्य एशिया का क्रॉस रोड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इसका जल्द ही अगला पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी महत्वपूर्ण वीडियोज आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आप लोग रिवीजन कीजिए और अगर आप लोग की कोई राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।